हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नोहब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर नीट ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस फॉर नीट बिल्कुल फ्री। तो नीट सीरीज का अगला जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में, जिस चैप्टर के कंसेप्ट हम पढ़ेंगे वो है वेव ऑप्टिक्स के। तो वेव ऑप्टिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। इसको भी हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस को, उसके बाद वाला जो नेक्स्ट पार्ट होगा कंसेप्ट एड ऑन का, उसमें हम समझेंगे डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को। तो बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो इंट्रोडक्शन टू वेव ऑप्टिक्स। पहला तो देखो, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में हम कदम रख चुके हैं। अब किस तरह से वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स से अलग है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। रे ऑप्टिक्स में हम दो मेजर फिनोमेना पढ़ते हैं, जो कि है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये कब हम पढ़ते हैं? जब लाइट को एज अ रे हम मान रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लाइट को एज अ रे मान रहे हैं। बट लाइट की हमने पता है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर मैं लाइट का वेव नेचर को स्टडी करूं तो मुझे और कौन से अलग अलग तरह के फेनोमेना नजर आते हैं, राइट? जैसे कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो हमने पढ़ा जब उसको रे हमने समझ के रखा था। अब वेव को कंसीडर करेंगे तो हमें इंटरफेरेंस मिलता है, राइट? तो इसी तरह से जब लाइट को एज ए हमने वेव कंसीडर किया, वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। इस तरह से एक वेव मूव करती है। ये हमने ईएम वेव्स में पढ़ रखा है, ठीक है? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने पढ़ा है उसमें हमने पढ़ रखा है। ओके, नाउ अगर लाइट की एनर्जी की बात करें तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना? ये हम जानते हैं। which travels through a medium in the form of a transverse wave motion। इसकी जो वेव मोशन है किस तरह से? ट्रांसवर्स वेव की। लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स दो तरह के वेव होते हैं, दो तरह के वेव मोशन होते हैं, जिसमें से लाइट की जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसवर्स वेव मोशन करती है। ओके, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। ओके, अब इसी अगर वेव नेचर को आगे कंटिन्यू करते हैं, स्टडी करते हैं वेव नेचर के बारे में और इसके रिलेटेड जो भी आगे एक्सपेरिमेंट्स हुए उसको समझते। तो जैसे वेव नेचर हमने माना है, वैसे एक टर्म हमारे दिमाग में आ जाती है। क्या? वेव फ्रंट। क्या टर्म दिमाग में आ जाती है? वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट क्या है? तो ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट को जस्ट एन इमेजिनरी सरफेस मान लिया जाता है। अब कैसे? देखो, फॉर एन एग्जांपल कि अगर मैं एक ड्रॉप स्टिल वाटर में कुछ हलचल होती है, अब अगर आपने एक पत्थर फेंक दिया या फिर एक ड्रॉप उसमें पानी गिर रही है, तो क्या आप इस तरह से रिपल्स आपको नजर आते हैं, राइट? इस तरह से रिपल्स नजर आते हैं। तो ये रिपल्स एक्चुअल में क्या है? एक वेव जैसा है, और वेव जैसा है साइनोसॉइडल वेव जैसा, जिसकी ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये हम जान रहे हैं। अब वेव फ्रंट का मतलब क्या होता है? वेव फ्रंट मतलब देखो कि अगर मैं सिर्फ इस क्रेस्ट के में जितने पार्टिकल्स है उसको कंसिडर करूं, जो सिर्फ इस क्रेस्ट में है, ठीक है, तो ये एक सर्कुलर पैटर्न बना रहा है या फिर स्फेरिकल पैटर्न बनाता है, ठीक है? फॉर एन एग्जाम्पल यहां पे भी देखो, ये क्रेस्ट और ट्रफ है। तो क्रेस्ट में जितने सारे पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल एक हो गया, ये दूसरी होगी, तीसरी होगी, इस तरह से हर एक वेव का या फिर हर एक रिपल का जो क्रेस्ट है उसके लाइन में, उसके लोकस में जितने भी पार्टिकल है, सारे की फेज क्या है? सेम है। सारे एक ही टाइम पे देखो ऊपर की ओर है ना? एक ही टाइम पे ऊपर की ओर है। वैसे अगर ट्रफ की बात करूं तो ये वाले ट्रफ अगर देख लूं मैं, तो यहां पे जितने पार्टिकल्स है ये क्या है? एक ही फेज में है, क्योंकि सेम टाइम पे सारे नीचे की तरफ है। तो हम कह सकते हैं इन कॉरेस्पॉन्डिंग एडजेसेंट पार्टिकल्स का फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, या फिर फेज डिफरेंस नहीं है, कांस्टेंट, सारे के सारे कांस्टेंट फेज में है, सेम फेज में है, ठीक है? अब ये जितने पार्टिकल्स सेम फेज में है, वो जो एक लोकस क्रिएट कर रही है, लोकस यानी कि जो एक शेप क्रिएट कर रही है, शेप का पॉइंट क्रिएट कर रही है, उसे हम कहेंगे क्या? वेव फ्रंट। उसे हम क्या कहेंगे? वेव फ्रंट। द वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ
वेव प्रोपगेशन। देखो ये जो एक सर्कुलर स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रही है, ये किसके परपेंडिकुलर है? ये किसके परपेंडिकुलर है? ये वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है। अब वेव प्रोपगेशन किस तरफ हो रही है? तो रिपल्स तो बाहर की ओर जा रही है, बाहर की ओर जा रही है, और वेव फ्रंट कहां पे बन रहा है? ऐसा सीधा बन रहा है, तो परपेंडिकुलर हो गया। समझ में आ रही है ना बात? तो वेव फ्रंट एक्चुअल में क्या है? एक लोकस ऑफ मेनी पॉइंट्स, जहां पे हर एक पॉइंट की फेज जो है वो सेम है। अब वो सारे पॉइंट मिलके एक जो शेप बना रही है उसको हम कह रहे हैं क्या? वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट के कुछ टाइप्स है, 3 टाइप्स होते हैं मेजरली, डिपेंडिंग ऑन देयर शेप, कॉमन शेप्स पे डिपेंड करता है। वो क्या है 3 टाइप? स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट एंड सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, स्फेरिकल मतलब क्या? जब प्रोड्यूस बाय व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सम पॉइंट सोर्सेस ऑफ द वेव्स। एक पॉइंट से, देखो जैसे कि ये रिपल वाली बात करो, यहां पे इसको अगर मैं एक पॉइंट सोर्स मान लूं, ठीक है, एक ड्रॉप गिराया, एक पॉइंट गिराया यहां पे, तो यहां से ये वेव्स क्रिएट हुई। वेव्स क्रिएट हुई मतलब बहुत सारे इस तरह के वेव फ्रंट्स क्रिएट हुए। तो वेव फ्रंट क्रिएट करने वाला कौन है? एक पॉइंट सोर्स है। ठीक है, तो पॉइंट सोर्स से क्रिएट होने वाली वेव फ्रंट को हम क्या कहेंगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट इन केस ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस। अगर 3D को कंसीडर नहीं करे, 2D को कंसीडर करे, तो स्फेयर का 2D शेप क्या होता है? सर्कल, तो सर्कुलर वेव फ्रंट। समझ में आ रही? तो लेकिन 3 डायमेंशनल स्पेस में हम बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। फॉर एन एग्जांपल इंक्लूड्स वेव स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम अ पॉन्ड आफ्टर अ स्टोन इज थ्रोन। ये एग्जांपल मैं अभी बता चुका हूं। प्लेनर वेव फ्रंट, सो दे आर पैरेलल प्लेन्स दैट प्रोपगेट इन वन डायरेक्शन। प्लेनर वेव फ्रंट का एग्जांपल ये पहला वाला। ठीक है, पैरेलल कोई पार्टिकल्स है जो इस तरह से एक ही प्लेन में, एक ही स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल्स है। अब वो किस तरह से वेव क्रिएट कर रही है? वो किस तरह से वेव फ्रंट क्रिएट कर रही है? तो इस तरह से क्रिएट कर रही है, प्लेनर वेव फ्रंट। अगर इसका 3 डायमेंशनल स्पेस देखूं मैं, तो कुछ इस तरह से एक प्लेन जैसा होगा। यहां तो स्ट्रेट लाइन लग रहा है, स्ट्रेट लाइन का 3D शेप, प्लेनर में हम इसे पुट कर सकते हैं। सो दीज आर द प्लेनर वेव फ्रंट। लेजर बीम, for an example, laser beam often exhibit nearly planar wavefront. Okay, cylindrical wavefront, they are produced by linear source of waves in 3 dimension. linear source मतलब जो बहुत दूर से आ रही है, सोर्स इस तरह से, ये लेजर लीनियर सोर्स बहुत दूर से आ रही है, तो ये किस तरह से? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट क्रिएट कर रही है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट क्रिएट करे। वेव्स इमेनेटिंग फ्रॉम अ लाइन सोर्स इन अ फ्लूइड, देखो जैसे मैंने लाइन सोर्स यहां पे बना रखा है एक। ठीक है, तो इस तरह से 3 वेव फ्रंट के 3 बेसिक टाइप्स होते हैं। इसके अगर मैं इमेज को दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। इसकी जो इमेज है, लेट मी क्लियर द स्क्रीन। ठीक है, तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, 3 डायमेंशनल शेप में इसे स्फेरिकल, यहां पे तो सर्कुलर दिख रहा है ऑब्वियसली। ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, और ये आ गई क्या? प्लेनर वेव फ्रंट। समझ में आ गया कि वेव फ्रंट क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल को। अब हाइगन भाई साहब बड़े ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा? अच्छा पहले स्टेटमेंट को एक बार पढ़ देता हूं कि हाइगन्स प्रिंसिपल स्टेटमेंट इज दैट एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज इटसेल्फ अ सोर्स ऑफ स्फेरिकल वेवलेट्स। इस वाले वर्ड पे मैं आता हूं अभी। ठीक है, एंड दिस सेकेंडरी वेवलेट्स अराइजिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स म्यूचुअली इंटरफेयर। मतलब हाइगन भाई साहब ये बोले कि अगर बहुत सारे पॉइंट सोर्स है, ये सब मिला के तो एक वेव फ्रंट बन ही रहा है। ठीक है, जैसे कि रिपल्स वाली केस की बात करते हैं। फॉर एन एग्जांपल देख लो, जैसे हमने पहला वाला एग्जांपल लिया था। ठीक है, ये रिपल्स वाला एग्जांपल लिया था कि ये एक पॉइंट सोर्स है और यहां से क्या है? स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रही है, अगर मैं इसे 3 डायमेंशनल स्पेस में कंसीडर करूं। तो अब इस वेव फ्रंट में बहुत सारे पार्टिकल हैं। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल हैं। तो हाइगन भाई साहब ये बोल रहे थे कि ये जो एक पार्टिकल है ना, वो अपना एक वेव फ्रंट क्रिएट कर सकती है।
और उसे हम कहेंगे क्या, सेकेंडरी वेव फ्रंट, जिसे नाम दिया गया वेवलेट्स। क्या नाम दिया गया, वेवलेट्स। ठीक है, मतलब ये छोटे छोटे जो पॉइंट पार्टिकल्स हैं जिनकी सारे की फेज सेम है, और इसे हम कह रहे थे क्या, वेव फ्रंट। बट ये जो एक पार्टिकल है वो खुद का एक वेव फ्रंट क्रिएट कर सकता है, जस्ट लाइक दिस वन। तो यही हाइगन प्रिंसिपल है। ओके, और उस छोटे वेव फ्रंट को हमने क्या कहा, उस छोटे वेव फ्रंट को हमने कहा, सेकेंडरी वेव फ्रंट को कह दिया सेकेंडरी वेवलेट, दैट इज अराइजिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स म्यूचुअली इंटरफेयर। अब ये क्या बात हो जा रही है, अब ये देखो जो वेव फ्रंट यहां पे क्रिएट हुए हैं, ठीक है, ये पॉइंट सोर्स, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये भी अपना एक वेवलेट क्रिएट कर रही है, राइट। ये कर सकती है, क्योंकि बोलूंगा कि मैं भी तो एक पॉइंट सोर्स हूं, है ना, मेरे से भी वेव फ्रंट क्रिएट होना चाहिए, राइट। क्यों सिर्फ बड़ा भाई ही वेव फ्रंट क्रिएट करे, मैं भी तो क्रिएट कर सकता हूं, ठीक है। तो इस तरह से बात आ जाती है। अब देखो इसकी जो छोटी सी वेव फ्रंट बनी, इसकी जो छोटी सी वेव फ्रंट बनी, इसकी जो बनी, ये क्या होगी, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी, वेव प्रोपगेट होगा, तो ये इंटरफेरेंस होगा, दो वेवलेट्स का इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, दो वेवलेट्स का इंटरफेरेंस होगा। तो यही चीज बताया है हाइगन ने। देखो यहां से एक पॉइंट सोर्स है, इसने एक अपना वेव फ्रंट क्रिएट किया, तो इसके बगल वाला जो पॉइंट सोर्स है इसने भी, सॉरी ये वाला जो पॉइंट सोर्स है इसने भी अपना वेवलेट क्रिएट किया, ठीक है। अब देखो ये दोनों एक जगह पे मिल रही है, दैट इज द इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब क्या, दो सोर्सेस या फिर दो वेव्स जहां पे मिल रही हो, सुपरपोजिशन हो रही है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन हम कब पढ़ेंगे, जब इंटरफेरेंस को समझेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे ये वेव जो है आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे ये वेव जो है आगे बढ़ रही है, वैसे ही इसका क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है। अच्छा, इससे जस्ट पहले वाले स्टेप पे देखते हैं, जब ये जस्ट एक प्लेनर वेव फ्रंट था, जस्ट एक प्लेनर वेव फ्रंट था, ठीक है। फिर इसने क्या कहा, पॉइंट पार्टिकल ने कहा कि मैं भी तो अपना वेवलेट क्रिएट कर सकता हूं, तो करो भैया क्रिएट। तो एक छोटा सा वेवलेट यहां पे इसने क्रिएट किया। अब जैसे जैसे ये v वेलोसिटी से आगे प्रोपोगेट हुई, v वेलोसिटी से आगे प्रोपोगेट हुई, तो इसकी वेवलेट जो है इस तरह से बढ़ गई, तो इसकी भी वेवलेट बढ़ गई, इसकी भी वेवलेट बढ़ गई, राइट। जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है या फिर जिसे वेवलेट्स कह रहे हैं, इस पोजीशन में क्या हुआ, ये इंटरफेरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, यहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है। तो ये किसने बताया, ये बताया हाइगन्स ने, और इसे कहा जाता है हाइगन्स प्रिंसिपल। ओके, हाइगन्स प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हमने बहुत बार पढ़ा है, वेव्स जब पढ़ रहे थे क्लास 11th का, वहां पे भी पढ़ा है, ऑसिलेशन जब पढ़ रहे थे वहां पे भी समझा था, ठीक है। तो एक बार फिर से समझते, वैसे तो आपको पता ही है। अब देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही ये कहता है कि दो वेव्स अगर सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है और वो टकराती है, तो उसका जो रिजल्टेंट वेव होगा वो सम ऑफ दिस टू वेव्स होंगे, बस और कुछ नहीं हो, ठीक है। फॉर्म बाय द नंबर ऑफ इंडिविजुअल वेव्स इन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट फॉर्म बाय द इंडिविजुअल वेव्स, ठीक है। मतलब देखो सिंपल सी बात है, अगर ये है मेरी वेव y1, ये है मेरी वेव y2, तो मेरी जो, जब ये दोनों सेम वेव जब आपस में सुपर इम्पोज मतलब जस्ट टकरा जाना, ठीक है। सुपर इम्पोज एक पॉइंट आएगा जब एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होगी, राइट, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हो, तो दैट पोजीशन या फिर दैट पॉइंट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन, ठीक है। उस केस में जो रिजल्टेंट वेव होगी y, वो y क्या होगी, वेक्टर सम होगी जितने भी वेव फ्रंट, जितने भी वेव्स होंगे उनके डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन का, राइट। तो y क्या है एक्चुअल में, ये तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हम लिखते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन, जितने भी वेव्स रहे। यहां पे दो है तो सिर्फ y1 प्लस y2, कहीं पे तीन रहेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3। तो ये क्या है, ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम इंटरफेरेंस को समझेंगे, क्योंकि इंटरफेरेंस मतलब ही क्या, इंटरफियर करना, मतलब दो आपस में वेव्स आके टकराएंगी, तो तब क्या होगा, इंटरफेरेंस एक्चुअल में देखा जाए तो क्रिस प्रिंसिपल पे काम कर रही है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे,
है ना, जो इंटरफेरेंस नजर आएगा हमें, या फिर जो हम कह रहे हैं कि दो वेव्स टकराएंगे, तो हम पहला कैलकुलेशन में क्या जाएंगे कि भाई ये वाले पॉइंट पे दो वेव्स आके सुपर इंपोज हुई है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को देखेंगे। समझ में आ रही ना, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब इंटरफेरेंस से पहले जो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है वो क्या है, कोहेरेंट सोर्सेस। अब इंटरफेरेंस बिना कोहेरेंट सोर्सेस के नहीं हो सकता। क्यों, ये तो मैं समझाऊंगा, लेकिन कोहेरेंट सोर्स क्या है इसको पहले समझा देता हूं। तो कोहेरेंट सोर्स वो सोर्स है जहां से लाइट एमिट हो रही है विथ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज और जीरो फेज डिफरेंस। ठीक है, जहां पे दो सोर्सेस, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि दो वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, फेज कांस्टेंट है, या फिर जीरो फेज डिफरेंस है, तो ये जो दो वेव्स है जिस सोर्स से आ रहे हैं उसे हम कहेंगे क्या, कोहेरेंट सोर्स। उसे हम क्या कहेंगे, कोहेरेंट सोर्सेस इज ऑल्सो नोन एज कोहेरेंट सोर्स। अ कोहेरेंट सोर्स forms sustained interference patterns when the waves superimpose and the position of maxima and minima are fixed। ये थोड़े से बाद में हम समझेंगे कि ये मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होती है। ठीक है, देखो दो सिंपल सी बात है कि दो वेव्स है मेरे पास, दोनों की फ्रीक्वेंसी मेरे पास सेम है, वेवलेंथ जो है वो सेम है, ये भी लैम्डा है तो ये भी लैम्डा है, राइट। अगर ये दो वेव्स है मेरे पास, ये जिस सोर्स से आ रही है उसे हम कहेंगे क्या, कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे हो सकती है, ज्यादा या बड़ा हो सकता है, ठीक है, बड़ा ज्यादा या कम हो सकता है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड में भी डिफरेंट, A1 A2 सपोज एम्पलीट्यूड हो सकता है, लेकिन चीज क्या है कि यहां पे क्या होना चाहिए, वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ये तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात आती है कि सेम डायरेक्शन में ये भी इधर प्रोपगेट करेगी तो ये भी इधर प्रोपगेट करेगी, तभी हम कह सकते हैं कोहेरेंट सोर्स। और तभी अगर इन दोनों वेव्स का कभी जाके मिलन होता है तो वहां पे इंटरफेरेंस होगा। अगर कोहेरेंट सोर्स से ये वेव्स नहीं आ रहे तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है, अब तक तो एक आइडिया लग ही गया कि एक्चुअल में इंटरफेरेंस है क्या, दो वेव्स का मिलना, और वहां पे हमें कुछ अलग अलग पैटर्न, अलग अलग चीजें, अलग अलग सी इंटरेस्टिंग सी हमें विजुअलाइजेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस मोटा मोटी बात यही है। कंडीशन क्या है, कोहेरेंट सोर्सेस का, कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्स से वेव्स आनी चाहिए। ठीक है, अब कोहेरेंट सोर्स क्या है, जिसकी एम्पलीट्यूड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और फेज कांस्टेंट हो। ठीक है, अब देखो ये वाली जो दो वेव्स ले रखी है, यहां पे हमने क्या देख रहे कि इसके जो क्रेस्ट है, इसके क्रेस्ट के साथ एकदम मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे फेज डिफरेंस हम कहेंगे क्या, फेज डिफरेंस नहीं है, कोई फेज डिफरेंस यहां पे नहीं है। इसका क्रेस्ट इसके साथ मैच कर रहा है, इसका ट्रफ इसके साथ मैच कर रहा है। बट वैसे दूसरी केस भी आ सकती है कि जहां पे क्रेस्ट और ट्रफ मैच नहीं कर रहा हो, क्रेस्ट के जगह पे अगर ट्रफ आ गया तो ये क्या हो जा रहा है, ऑपोजिट एकदम फेज हो जा रहा है, राइट। फेज क्या हो जा रहा है, ऑपोजिट हो जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको भी हम कह सकते हैं कि ये कोहेरेंट सोर्स है। कैसे, भले ही ऑपोजिट फेज हो जा रहा हो, लेकिन इसका फेज डिफरेंस क्या है, वो तो कांस्टेंट है ना। हर एक पॉइंट पे फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। क्रेस्ट के साथ ट्रफ मिल रहा है, क्रेस्ट के साथ ट्रफ मिल रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं ये दो वेव्स जो है एक कोहेरेंट सोर्स से आ रही है, राइट। या फिर इनका जो सोर्स है वो कोहेरेंट सोर्स है, हम कह सकते हैं। ओके, भले ही इसका अगर इंटरफेरेंस हुआ जिसकी ऑपोजिट फेज है, मतलब फेज डिफरेंस बिल्कुल ही ऑपोजिट है, इसके क्रेस्ट के साथ इसका ट्रफ है, तो यहां पे कुछ हमें अलग सा पैटर्न मिल जाएगा इंटरफेरेंस में, यहां पे हमें अलग पैटर्न मिल जाएगा। अच्छा, इन दोनों अगर वेव्स को मैं मिलाऊं तो क्या लगता है, क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड इसकी बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए। अगर दोनों ही एम्पलीट्यूड ऊपर वाले हैं, राइट, क्रेस्ट
मैचेस विद द क्रेस्ट, तो इसकी जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो ऑब्वियसली ज्यादा होगी, राइट? समझ लो कि ये भी एक बैट्समैन है, ये भी एक बैट्समैन है, दोनों ही बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। देखो सबकी अच्छी बैटिंग मतलब कि यहाँ पे इसकी क्रेस्ट और क्रेस्ट मैच कर रहे हैं, तो अब वो दोनों साथ में खेलेंगे तो ज्यादा रन बनाएंगे, राइट? और यहाँ पे एक बैट्समैन है, एक बॉलर है, मतलब जहां पे क्रेस्ट है उस जगह पे एक ट्रफ आ गया, ठीक है? अब दोनों साथ में खेलेंगे तो रन क्या होगा, जितने रन ये चाहेगा कि मैं छक्का मारूं, ये चाहेगा कि मैं इसे आउट कर दूं, बोल्ड कर दूं, तो यहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न कुछ इस तरह से दिखेगा, नेग्लिजिबल दिखेगा, है ना? चलो फिर समझ में आया कि कोहेरेंट सोर्सेस क्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं, इंटरफेरेंस को समझते हैं। तो इंटरफेरेंस कब होती है? इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस व्हेन टू और मोर, टू इज द मिनिमम केस, मतलब इंटरफेरेंस होने के लिए दो वेव्स चाहिए। कौन से वेव? कोहेरेंट सोर्स से आए हुए वेव, दो एटलीस्ट, दो से ज्यादा भी हो सकते। टू और मोर वेव्स मीट विथ ईच अदर डिपेंडिंग ऑन द अलाइनमेंट्स ऑफ द पीक्स एंड ट्रफ्स। क्रेस्ट एंड ट्रफ के अलाइनमेंट पे डिपेंड कर रही है, यही मैं लास्ट स्लाइड में आपको समझा रहा था। ओके, नाउ ऑफ द ओवरलैपिंग वेव्स, the waves can cancel each other either partially or entirely। देखो यहां पे कैंसिल कर सकते, लेकिन दोनों ही साथ में है तो डबल हो जा रहा है, मतलब ज्यादा होगा, डबल तो हम नहीं कह सकते, लेकिन दोनों ही ऑपोजिट में है तो एंटायरली कैंसिल हो जाएगा। अब थोड़ा सा भी इस तरफ का होगा तो पार्शियली कैंसिल आउट होगा, लेकिन इंटरफेरेंस होगा कब, ये समझ में आ गया आपको कंडीशन से। ओके, अब कुछ मैथमेटिकल टर्म्स में जाते हैं, जैसे कि वेव वन, सपोज करते वेव वन की जो इक्वेशन है वो क्या है, y1 इक्वल्स टू a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है? और y2 क्या है, a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी, प्लस सपोज करते हैं कोई एक फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई का, थोड़ा सा फेज डिफरेंस है, राइट? देखो ये हम चाहते तो दोनों ही सेम फेज को लेके सेम, बाकी सब कुछ तो सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, क्योंकि कोहेरेंट सोर्स चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम है इसकी, और क्या वेवलेंथ सेम है, राइट? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन सेम है, kx माइनस ओमेगा टी, kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है? लेकिन हमने क्या किया कि चलो मान लेते कि दूसरी जो वेव है वो क्या है, उसमें थोड़ा सा फेज डिफरेंस है, दैट इज डेल्टा फाई। अब ये दोनों वेव जो है, ये दोनों वेव्स जो है सुपर इंपोज हुई है, मिली है साथ में, अब क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस होगा। तो इंटरफेरेंस किस पे, कौन से प्रिंसिपल पे एक्चुअली काम कर रहा है, सुपरपोजिशन पे। सुपरपोजिशन पे क्या होता है, y इक्वल्स टू जो हो जाती है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, ये सारे क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो यहां पे हम लिखेंगे y1 प्लस y2, यानी कि a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है? पूरा सोल्यूशन मैं इसका नहीं करूंगा, राइट? पूरा सोल्यूशन मैं इसका नहीं करूंगा, सीधा आपको रिजल्ट की ओर ले चलते हैं। सोल्यूशन इसका कैसे, इसका बहुत ही सिंपल से सोल्यूशन होगा, या तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करो, साइन सी प्लस साइन सी, नहीं साइन सी सॉरी, या तो आप फेजर डायग्राम यूज करके कर सकते हैं, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करके कर सकते हैं। तो फेजर आपने इसी में पढ़ाई है, राइट? जब अल्टरनेटिंग करंट हम चैप्टर कर रहे हैं तो वहां पे भी हमने फेजर को देखेंगे, ठीक है? तो इसका जो रिजल्ट आएगा, तो यहां पे अगर मैं kx माइनस ओमेगा टी को थीटा मान लूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं, y नेट जो होगी, ये नेट है, नेट मतलब कि है उस पॉइंट पे जहां पे सुपर इंपोज हो रही है, जहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है। तो kx माइनस ओमेगा टी को मैं मान लेता हूं थीटा, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं a1 साइन थीटा प्लस a2 साइन थीटा प्लस डेल्टा फाई, ठीक है? डेल्टा फाई, ये डेल्टा फाई है ना, फाई नहीं डेल्टा फाई। ओके, अब देखो
इसका अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, यहां पे थोड़ा सा गौर करना कि अगर इसको मैं रिजल्टेंट निकालूं कि ये एक, अगर कंसिडर कर सकते हो, वैसे तो ये कंसिडर करना नहीं चाहिए, बट फॉर मैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग या फिर फॉर ईज इन अंडरस्टैंडिंग ये मैं बोल सकता हूं कि ये दो अगर इसके वेक्टर है तो इनका बीच का जो रिजल्टेंट होगा उसकी अगर मैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को देखूं तो इसका रिजल्टेंट भी कुछ इसी फॉर्म में आएगा, एक एम्पलीट्यूड का फैक्टर और एक दूसरा एंगल वाला फैक्टर जहां पे साइन थीटा हो रहा है। तो उस एम्पलीट्यूड की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, सिंपल सी बात है, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर वो क्या आएगा, ए नेट लिखेंगे उसे। और देखो मैं यहां पे मैं कैलकुलेशन पूरा डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सीधा रिजल्ट पे आ रहा हूं, बट वो रिजल्ट पे कैसे गया उसको भी मैं थोड़ा सा समझा दिया, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर उसको हम लिखते हैं क्या, ए नेट, और ए नेट किसके बराबर होती है, A1 स्क्वायर, ये वेक्टर में हम कर चुके हैं, प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई, ठीक है। ये आ गया क्या हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट वी आर कॉलिंग एज ए नेट, दैट मीन्स रिजल्टेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड वेक्टर, सॉरी एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो गया। अब आगे हम बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग टर्म, इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी की अगर यूनिट देखे तो वो क्या है, एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। एक यूनिट एरिया से पर सेकेंड में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई है उसे हम कहेंगे क्या, इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी को लिखते हैं आई। आई की जो वैल्यू होती है, देखो एक फॉर्मूला याद रख लो, दैट इज हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, सॉरी एक वी भी आता है, हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इसे हम कंसिडर कर लेते हैं के, सो आई वी कैन राइट इट एज के ए स्क्वायर। अच्छा, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वेव, और ए क्या है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यहां से हमें पता क्या चल रहा है कि जो आई है, इंटेंसिटी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है एम्पलीट्यूड स्क्वायर पे। तो आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। तो I1 क्या होगा, दैट इज के A1 स्क्वायर, I2 क्या होगा, दैट इज के A2 स्क्वायर। तो I1 I2 ये हो गया। अब देखो अगर इंटरफेरेंस हो रही है जहां पे, वहां पे मैं रिजल्टेंट निकालू, मतलब वहां पे किसका रिजल्टेंट, इंटेंसिटी का रिजल्टेंट, तो वो क्या हो जाएगा, आई आर, और आई नेट भी लिख सकते, तो ये क्या हो जाएगा, के इंटू ए नेट का स्क्वायर। ए नेट बोले तो जो रिजल्टेंट वैल्यू की एम्पलीट्यूड आई थी ये वाली, इसका स्क्वायर, दैट मीन्स क्या लिख सकते, के इंटू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस डेल्टा फाई, ठीक है। सॉल्व करते हैं, दैट मीन्स के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2k A1 A2 कॉस डेल्टा फाई। के A1 स्क्वायर क्या है, I1 है, के A2 स्क्वायर क्या है, I2 है। सिंपली अब देखो रिजल्टेंट की जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की जो इक्वेशन मैं लिखने वाला हूं वो क्या है, I1 प्लस I2 प्लस रूट अंडर, नॉट रूट अंडर, इट इज लाइक के A1, देखो के A1 स्क्वायर है I1, ठीक है, के A1 स्क्वायर है I1। अगर मैं रूट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, अगर रूट I1 करूं तो मुझे क्या मिलेगा, रूट के A1, रूट के
A1 मिलेगा। तो यहां पे K मतलब क्या है, रूट के इंटू रूट के अगर मैं हो जाएगा K, तो एक रूट के इंटू A1 हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट I1। सो 2 रूट अंडर I1, वैसे ही I2 कॉस डेल्टा फाई। ठीक है, डेल्टा फाई होगा यहां पे भी, ओके, कॉस डेल्टा फाई। ये हमारे पास क्या आ गई, इंटेंसिटी का रिजल्टेंट। ये कब इंटेंसिटी हो रही है, जब इंटरफेरेंस पे हम इंटेंसिटी को देख रहे हैं, तो ये हो रही है। ठीक है, अब इसके कुछ कंडीशन हो सकते हैं। क्या कंडीशन हो सकते हैं, कि सपोज करते हैं कि इफ A1 इक्वल्स टू हो जाए A2 इक्वल्स टू A0। ठीक है, A1 और A2 की वैल्यू बराबर है, दोनों की वैल्यू A0 के बराबर है, तो यहां पे भी K A0 स्क्वायर, यहां पे भी K A0 स्क्वायर। तो इस केस में क्या हो रहा है, I1 इक्वल्स टू हो जा रही है I2। ठीक है, I1 इक्वल्स टू I2 और वो कोई एक वैल्यू हो रही है I0। तो जहां जहां I1 I2 है वहां पे I0 हम पुट कर देंगे। तो इस केस में क्या होगा, तो अब देखो, जब ये कंडीशन हो रहा है तो हमारे पास जो रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी, इंटेंसिटी के रिजल्टेंट की वैल्यू, वो क्या आएगी, दैट इज हाफ कॉस स्क्वायर, नॉट हाफ, दिस इज I0 4I0 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। ठीक है, 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। फाई क्या है, फेज डिफरेंस। ओके, समझ में आ रही है बात कि किस तरह से हो रहा है। अच्छा, यहां पे डेल्टा फाई लिख दो, डेल्टा फाई लिख दो, क्योंकि हमने डेल्टा फाई का फेज को कंसिडर किया है, तो डेल्टा फाई बाई 2। अच्छा, डेल्टा फाई से एक और इंटरेस्टिंग सी बात याद आती है कि डेल्टा फाई जो है वो किससे रिलेटेड है, हम जानते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। तो मुझे अगर एक फाई, डेल्टा फाई का फेज डिफरेंस क्रिएट करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूं, मैं पाथ डिफरेंस से कर सकता हूं। तो यहां से डेल्टा एक्स की वैल्यू जो आती है दैट इज लैम्डा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। ठीक है, इस तरह से मैं पाथ डिफरेंस, अगर मैं कुछ एक पाथ डिफरेंस बढ़ा देता हूं। पाथ डिफरेंस मतलब क्या, ये जो दो वेव्स है इनको मैं एक दूसरे के, ये देखो यहां से ये स्टार्ट हो रही है, यहां से ये स्टार्ट हो रही है, तो ये क्या है, डेल्टा एक्स, दैट इज द पाथ डिफरेंस। तो डेल्टा एक्स यहां पे मैंने मेजर किया, ये पाथ डिफरेंस है, तो मुझे पता चल जाएगा डेल्टा फाई क्या है, क्योंकि ये 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स डेल्टा एक्स है। समझ में आ रही है बात। अब देखो आगे बढ़ते हैं और एक इंटरेस्टिंग सी चीज पे आते हैं, दैट इज द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब, जैसा कि मैं कह रहा था कि इंटरफेरेंस मतलब दो वेव्स का मिलना। अब कंस्ट्रक्टिव कब होगा, डिस्ट्रक्टिव कब होगा, जब कंस्ट्रक्टिव मतलब देखो वर्ड में ही है, कंस्ट्रक्टिव मतलब कंस्ट्रक्ट करेंगे, इस टाइप से सोच के देखते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कुछ बन रहा है। ठीक है, देखो जब क्रेस्ट और क्रेस्ट एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा हूं, एकदम ऐसा पोजीशन जहां पे कि इसका क्रेस्ट और इसका क्रेस्ट मैच कर रहा हूं, भले एम्पलीट्यूड अलग अलग हो, उस समय पे क्या होगा, इसका जो रिजल्टेंट वेव का क्रेस्ट होगा वो बड़ा होगा, राइट। तो वेव कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो कंस्ट्रक्ट हुआ ना, इसकी अगर एम्पलीट्यूड है A1 तो इसकी एम्पलीट्यूड को अगर मैं A मानता हूं, एंड ऑब्वियसली A इज ग्रेटर देन A1 एंड ऑल्सो A इज ग्रेटर देन A2, A1 A2 अगर मैं मान रहा हूं, समझ में आएगी ना। तो इसका मतलब क्या है, कंस्ट्रक्ट हुआ। तो इस तरह के इंटरफेरेंस को हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां पे ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ही ऑपोजिट होगा, उसको हम कहेंगे क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ए नेट हम क्या जानते हैं, ए नेट दैट इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस डेल्टा फाई, ये हम जानते हैं, राइट। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम जब होगी तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, राइट। मतलब देखो कंस्ट्रक्टिव में जो एम्पलीट्यूड हमें मिली है वो मैक्सिमम है। इस वाले केस से
ए नेट हमारा मैक्सिमम कब आ सकता है? ए नेट किस पे डिपेंड कर रहा है? A1 A2 पे। A1 A2 अपना अपना कांस्टेंट है, और एक किस पे डिपेंड कर रहा है? तो कॉस डेल्टा फाई पे डिपेंड कर रहा है। डेल्टा फाई क्या है? फेज डिफरेंस है। तो कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ सकती है? तो 1 आ सकती है। हम जानते हैं कि कॉस का रेंज क्या है, डोमेन क्या है, -1 से +1 तक ये वैल्यू देती है ना। तो कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो प्लस आ सकती है। सो इफ कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू है 1 + 1, तब हमें जो इंटरफेरेंस मिलेगा दैट विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और उसे हम मैक्सिमा भी कहते हैं। ठीक है, जो इंटरफेरेंस में एक नीचे वर्ड लिखा हुआ था मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो मैं बताया था कि अब आगे बताऊंगा, उसे हम कह रहे हैं यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मैक्सिमा। तो इस केस में ए नेट क्या हो जाएगा? ए मैक्स हो जाएगा। ठीक है, एंड ए मैक्स की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2। तो ये A प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से मिलती जुलती है। सो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर का रूट, यानी कि सिंपली A मैक्स कितनी आ जाएगी? A1 प्लस A2। ठीक है, A1 प्लस A2। ओके, समझ में आ रही है बात? बहुत ही ध्यान से समझ में आ रही है बात। अब आगे बढ़ते हैं और इंटेंसिटी को समझते हैं। इंटेंसिटी की वैल्यू क्या? अच्छा देखो, इंटेंसिटी हमने क्या देखा था कि I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। अब ये वाली वैल्यू मैक्सिमम यानी कि 1। ठीक है, तो हमारे पास IR जो आएगी वो क्या आएगी? I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस I1, रूट में ट्वाइस I1 I2। अब इसमें भी अगर I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I0 हो जा रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2I0 प्लस 2 इंटू I0। ठीक है, क्योंकि ये भी I0 ये भी I0, I0 की स्क्वायर के रूट यानी कि 2I0। तो यहां पे कितनी आ जाएगी? 2, 4I0 विल बी द आंसर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? देखो सिंपल सी बात है यार, इतना कंफ्यूज ही नहीं होना है। I1 प्लस I2 प्लस रूट I1 I2 कॉस फाई। ठीक है, कॉस डेल्टा फाई। अच्छा यहाँ पे मैंने डेल्टा फाई लिखा था क्या? हाँ, डेल्टा फाई लिखा था। चलो डेल्टा फाई, अब इसकी वैल्यू है 1, कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या? मैक्स मिल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं कि इफ I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I0, तो उस केस में क्या हो जाएगा? I मैक्स जो हो जाएगा हमारा वो क्या आ जाएगा? I0 ट्वाइस I0 प्लस ट्वाइस I0, दैट मीन्स 4I0। ठीक है, समझ में आ रही है ना? कंडीशन में कंडीशन। ठीक है, समझ लो, देखो इतना इंटरेस्टिंग है ये चीज। ओके, आगे बढ़ते हैं, फेज डिफरेंस के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके फेज डिफरेंस पे। देखो जो डेल्टा, हमने क्या कहा कि कॉस डेल्टा फाई जब हो रही है 1, तब इसका आ रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू 1 कब हो सकती है? कॉस की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब आती है? जब थीटा यानी कि डेल्टा फाई की वैल्यू हो 0। कॉस 0 डिग्री में आएगी 1, या फिर पाई। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? या फिर 2 पाई। कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आएगी। या फिर 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। मतलब इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई अगर एंगल होगी, फेज डिफरेंस होगा, तो ही आएगा क्या? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वी कैन सिंपली राइट डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2n पाई। 2n पाई अगर वैल्यू होगी तो ये कंडीशन किसका है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन है कि फाई की वैल्यू होनी चाहिए 2n पाई, इवन मल्टीपल्स और
पाई, ये सिंपली हम कह सकते हैं। अच्छा, तो इस केस में डेल्टा एक्स की वैल्यू यानी कि पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगी, तो पाथ डिफरेंस क्या होती है, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। ठीक है, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, तो डेल्टा एक्स विल बी लैम्डा बाई 2 पाई, और इसकी जनरल कंडीशन क्या है, 2n पाई। ठीक है, सिंपली 2 पाई विल कैंसिल आउट, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर n लैम्डा आएगी तो इसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब n की वैल्यू क्या हो सकती है, यहां से 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यहां पे भी n की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा समझते हैं यहां पे, ये दोनों ग्राफ से ही समझ लेते हैं कि पाथ डिफरेंस जीरो का मतलब क्या, कि ये भी अगर ओरिजिन के इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है तो दूसरी वाली भी ओरिजिन के इसी पॉइंट से स्टार्ट होगी। अगर पाथ डिफरेंस n के जगह पे मैं 1 रख दूं तो क्या हो जाएगा, लैम्डा का पाथ डिफरेंस बोले तो यहां से ये है लैम्डा, यहां से ये है लैम्डा। तो अगर दूसरी वाली ये जो ग्रीन वाली वेव है ये इस पॉइंट से स्टार्ट हो तो फिर से हमें क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ठीक है, तो देख रहे हो यहां पे पाथ डिफरेंस जो हो गया डेल्टा एक्स, वो किसके बराबर हो गया, लैम्डा के बराबर। ठीक है, उसी तरह से यहां पे अगर 2 लैम्डा हो तो भी कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, 3 लैम्डा हो तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो थोड़ा सा विजुअलाइज करके देखो, पिछले वाले अगर मैं कोहेरेंट सोर्सेज में जो वेव्स दिखाया था, यहां पे देखो, यहां पे देख लो आप कि यहां पे मैं क्या बताया था कि इन दोनों के केस में क्या है, पाथ डिफरेंस यहां पे 0 है, पाथ डिफरेंस क्या है, 0 है। वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं कि इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं आगे, कब तक आगे, लैम्डा से एक, ये लैम्डा अगर मेरा यहां पे पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा में ले आता हूं तो फिर से मुझे क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। समझ में आ रही है बात। अच्छा, इंटेंसिटी में ये वाली जो इक्वेशन आ रही है, देखो आई आर जो है यहां पे इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखो अगर मैं I1 को मैं मान लेता हूं रूट अंडर I1 की स्क्वायर, रूट अंडर I1 की स्क्वायर, तो ये I1 ही है। वैसे ही ये इसको मान लेता हूं रूट अंडर I2 की स्क्वायर, 2 इंटू रूट अंडर I1 I2। फिर से देखो ये फॉर्मूले में आ गया, कौन से फॉर्मूले में आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला, सॉरी ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला। लेकिन यहां पे ए की वैल्यू क्या है, यहां पे ए की वैल्यू है, इस स्टेटमेंट को, ये वाली इक्वेशन को मैं परफेक्टली यहां पे लिख सकता हूं रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूं। ओके, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अब। ओके, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने देख लिया। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने जाना कि जब मैक्सिमम हो रहा था क्रेस्ट से मिला क्रेस्ट, बट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है, क्रेस्ट से मिला ट्रफ, क्रेस्ट से मिला ट्रफ। तो इस केस में जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वो एक सीधी लाइन जैसी आएगी, मतलब हमें जो इंटरफेरेंस मिलेगा वो क्या होगा, एक मिनिमा होगा, या फिर जिसे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। मैथमेटिकली थोड़ा समझ लेते हैं, देखो ए नेट जो हम लिख रहे थे या फिर ए आर, इसे हम क्या कह रहे थे, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई, ये तो कह रहे थे, है ना। अब जब हो रहा है क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तब कॉस फाई की वैल्यू एक हमने निकाला मैक्सिमम, दैट इज +1, और कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, दैट इज -1। सो कॉस डेल्टा फाई की मिनिमम वैल्यू होगी क्या, -1। दिस इज द मिनिमा, ठीक है, मिनिमा। अब अगर ये टर्म मैं यहां पे पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए मिनिमम मिलेगा। तो ए मिनिमा इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। दैट मीन्स
ये किसका फॉर्मूला आ गया, a1 स्क्वायर माइनस a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ तो रूट में भूल गया, सॉरी, रूट विल बी देयर, राइट। सो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a1 माइनस a2, a1 माइनस a2। और इसे हम क्या कह रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन क्या हो गया, कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू होनी चाहिए -1। कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू -1 कब होगी, जब डेल्टा फाई की वैल्यू होगी पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये केस कब पॉसिबल है, जब जनरलाइज करके लिखे तो 2n-1 पाई पे, यानी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई अगर हो रहा है तो उस समय पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसका मतलब पाथ डिफरेंस डेल्टा x इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 2n-1 पाई, पाई पाई विल कैंसिल आउट। यहां पे हमें क्या मिला, 2n-1 लैम्डा बाई, सॉरी दिस इज n है ना, ये n है, 2n-1 लैम्डा बाई 2। यहां पे n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से हो सकती है, 0 नहीं हो सकती। ठीक है, 0 नहीं हो सकती, 1 3 5 सॉरी 1 2 3 4 5, नॉट 1 3 2 3 एंड सो ऑन n तक। समझ में आ रही है बात, पूरी तरह बात समझ में आ रही। उसी तरह से अगर इंटेंसिटी का मिनिमम मैं निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, √i1 माइनस √i2, जो यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने √i1 प्लस √i2 का स्क्वायर लेके आया था, यहां पे डिस्ट्रक्टिव में वो चेंज हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ओके। ठीक है, तो इंटेंसिटी का जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, i1 √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर, जो कि वहां पे प्लस हो रहा था। ठीक है, अब अगर हो जाए i1 इक्वल्स टू i2 इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, मिनिमम इंटेंसिटी 0। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन जस्ट ऑपोजिट हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें कब मिल सकता है, जब डेल्टा फाई यानी कि जो फेज डिफरेंस है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो जाए, जहां जहां पे वहां पे हमें मिल जाएगा। देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे इसकी फेज क्या है, इसकी फेज को अगर मैं फाई मानता हूं, ठीक है, इसकी फेज को मान लेता हूं मैं फाई, और ये तो जस्ट इसका ऑपोजिट फेज है, दैट इज फाई, मतलब नेक्स्ट पाई का फेज डिफरेंस आ जा रहा है, पाई टाइम्स फेज डिफरेंस आ जा रहा है ना, जस्ट पाई से पलट गया ये, तो पाई टाइम्स फेज डिफरेंस आ जा रहा है। तो दैट मीन्स क्या हो जा रहा है, यहां पे पाई का फेज डिफरेंस आ रहा है, पाई का फेज डिफरेंस में हमें मिला क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसी तरह से अगर 3 पाई 5 पाई 7 पाई आ जाए तो हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता जाएगा, जिसे हम मिनिमा भी कहते हैं। ओके, अब आती है बारी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जो ये इंटरफेरेंस को एक्सपेरिमेंटली किसी लेबोरेटरी में करके दिखाया जाने वाला पहला एक्सपेरिमेंट है, जो थॉमस यंग ने कर दिखाया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है कि हम भी तो हम सोर्स लेके 2 वेव को लेके इंटरफेयर करा देंगे, राइट। लेकिन जब भी इससे पहले इसको करने को देखा गया था तो प्रॉब्लम ये आ रही थी, कोहेरेंट सोर्स ही नहीं मिल पा रहा था, कोहेरेंट सोर्स ही नहीं मिल पा रहा था कि हमें दो वेव को अगर इंटरफेयर कराना है, 2 वेव के बीच का इंटरफेरेंस हमें अगर जानना है तो मुझे 2 क्या चाहिए, जो 2 वेव चाहिए जिसकी सेम फ्रीक्वेंसी हो, फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो या फिर 0 हो, राइट, सेम वेवलेंथ हो। ऐसा 2 वेव हम कहां से ले आए, तो उसी में दिक्कत आ रही। तो इसने क्या किया, एक मेन सोर्स ले लिया, मेन सोर्स को जैसे ही पास करवाया गया 2 छोटे छोटे स्लिट से,
लेट मी चेंज द कलर, एक मेन सोर्स लिया गया और इसे पास करवाया। देखो सोर्स से तो ये वेव फॉर्म बन रही है, पॉइंट सोर्स की वेव फ्रंट इस तरह से हो रही है। अब ये क्या हो रही है, एक छोटे दो स्लिट से क्रॉस किया। छोटे दो स्लिट से क्रॉस करने का मतलब क्या है, ये भी एक पॉइंट सोर्स जैसी होगी, तो यहां पे भी वेव फ्रंट क्रिएट हुए। वैसे ही इस स्लिट में भी यहां पे भी वेव फ्रंट क्रिएट हुए। अब देखो यहां पे हो रहा है क्या, इंटरफेरेंस। और इस इंटरफेरेंस को जब एक स्क्रीन पे देखा गया तो वहां पे पता चला कि हमें एक अजीबोगरीब पैटर्न मिल रहा है जो कि थ्योरेटिकल रिजल्ट से बिल्कुल मैच कर रहा था। क्यों? क्योंकि थ्योरी में क्या कहा था, अभी जस्ट इससे पहले हमने देखा था कि एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इवन मल्टीपल ऑफ पाई हुआ तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हुआ तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मल्टीपल्स कैसे होते हैं, पहले एक ऑड नंबर फिर एक इवन नंबर, एक ऑड नंबर फिर एक इवन नंबर, मतलब एक डिस्ट्रक्टिव फिर कंस्ट्रक्टिव, एक डिस्ट्रक्टिव फिर कंस्ट्रक्टिव, इस तरह से होता है। उसी तरह से रिजल्ट आया, एक हमें मिला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसे हम कह रहे हैं क्या, ब्राइट फ्रिंज। जहां पे एक ब्राइट कलर नजर आई उसे हमने कहा ब्राइट फ्रिंज, BF बॉयफ्रेंड नहीं, ब्राइट फ्रिंज। ठीक है। दूसरा, जहां पे नहीं आया, जहां पे ये ब्राइट कलर नहीं आया, ये वाले पोर्शन, इसे हमने कह दिया DF, राइट, दैट इज डार्क फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज यानी कि मैक्सिमा, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस CI, डार्क फ्रिंज यानी कि मिनिमा, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस DI। ठीक है, तो ये इसने कर दिखाया कि इसने थॉमस यंग ने। ओके, तो इसका अगर मैं स्कीमेटिक डायग्राम एक आपको दिखाऊं अच्छा सा प्यारा सा, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, यहां से पॉइंट सोर्स से निकली तो क्या हो गई, दो देखो अलग अलग वेव फ्रंट बनने लगी, राइट, जैसे जैसे वेव प्रोपोगेट कर रही है आगे। अब जहां पे यहां पे इस स्क्रीन में हमें देखने को मिलेगा डार्क फ्रिंजेस एंड ब्राइट फ्रिंजेस। डार्क फ्रिंज यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ब्राइट फ्रिंज यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब इसको स्क्रीन पे देखा गया तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज सामने आती है कि जो सेंट्रल है ना, जो इस दो स्लिट के जो सेंटर है, यहां से अगर मैं एक लाइन खींचूं तो जो सेंट्रल वाला पॉइंट है हमारा, वो हमारा ब्राइट आ रहा है और इससे हम कहते हैं क्या, सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा। उसी तरह से अगर इंटेंसिटी की बात की जाए कि लाइट की जो इंटेंसिटी है, जो यहां से लाइट वेव आ रही है, इसकी इंटेंसिटी पे क्या असर पड़ रहा है, तो जो सेंट्रल मैक्सिमा जिसे हम कह रहे हैं, जो सेंटर में जो ब्राइट फ्रिंज हमें दिख रही है, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा चमक रही है। और बाकी जैसे जैसे डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज हो रहे हैं, वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे इस तरफ और इस तरफ घटते जा रही है। ठीक है, तो ये वो स्क्रीन का एक विजुअलाइजेशन है कि किस तरह से हमें पैटर्न्स मिल रहे थे। तो जो ये पॉइंट्स है, इसे हम कह रहे हैं क्या, ब्राइट फ्रिंज, बॉयफ्रेंड 1 बॉयफ्रेंड 2 लिख सकते हैं। ये सारे क्या है, ब्राइट फ्रिंजेस। और ये जहां पे ब्राइट फ्रिंज नहीं मिला, वो जगह कौन सी है, डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज मतलब ऐसा कुछ नहीं कि वहां पे कुछ और कलर हमें दिख रहा है, वहां पे ब्राइट कलर नहीं दिख रहा है। ठीक है, अंधेरा क्या है, लाइट का ना होना अंधेरा है, जस्ट सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज हमें मिल गए। अब थोड़ा हम इसके मैथमेटिकल या फिर टेक्निकलिटी में जाते हैं और ये समझते हैं कि कहां पे हमें ब्राइट फ्रिंज और कहां पे हमें डार्क फ्रिंज मिल रहे हैं। अब क्या ना, YDAC को थोड़ा मैथमेटिकली अप्रोच करते हैं।
तो जैसे कि देखो ये हमारे पास कंडीशन हो रहे थे क्या, सोर्स बन रहे थे दो, दैट इज सोर्स मतलब एक ही सोर्स के दो पार्ट S1 S2, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हमने माना क्या, स्मॉल d, और ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है, इसे हमने माना कैपिटल D। ये क्या है, सोर्स और हम कह सकते हैं सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल D, ठीक है। और एक पॉइंट हमने कंसीडर किया P, ठीक है। अब देखो क्या हो रही है, ये जो सेंटर से पॉइंट तक की जो एंगल है, सेंटर से पॉइंट तक की जो एंगल है, ये इसे हम कह रहे हैं क्या, एंगल थीटा। इसे हम क्या कह रहे हैं, क्या, एंगल थीटा। ये एंगल थीटा हमें क्या बताएंगी, एंगुलर फेज डिफरेंस। क्या बताएगी हमें, एंगुलर लोकेशन, नॉट फेज डिफरेंस। थीटा हमें बताएगी, सिंपली मैं लिखता हूं एंगुलर लोकेशन ऑफ पॉइंट P। ठीक है, एंगुलर लोकेशन ऑफ पॉइंट P, ठीक है। अब देखो कंसिडर करते हैं क्या, अच्छा पहले ये बात बताओ कि यहां से इसकी डिस्टेंस S2P, यहां से इसकी डिस्टेंस S1P। अगर इन दोनों का मैं सब्ट्रैक्शन करूं, देखो वेव्स है, ये वाली डिस्टेंस ऑब्वियसली कम है इससे, सिंपल सी बात है, देखो सिंपल सी बात है, यहां से नजर क्या आ रहा है कि ये जो लेंथ है ये ज्यादा है, ये जो लेंथ है ये कम है, ठीक है। मतलब S2P माइनस S1P अगर मैं करूं तो मुझे क्या मिलेगा, पाथ डिफरेंस डेल्टा x। अब वो पाथ डिफरेंस क्या है कि यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं इस पे, तो ये जो मेरी रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग जो पाथ है, इसे हम कह रहे हैं क्या, डेल्टा x, दैट इज द पाथ डिफरेंस, दैट इज द पाथ डिफरेंस। ये क्या आ गया हमारे पास, पाथ डिफरेंस। अब मैं एक एजम्पशन करता हूं, लेकिन देखते हैं क्या है एजम्पशन, दैट इज फर्स्ट एजम्पशन मैंने क्या किया कि ये जो D है, दैट इज दिस कैपिटल D, दिस इज मच मच ग्रेटर देन द स्मॉल d, दैट मीन्स द दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस, ये सोर्स और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, ठीक है। मतलब ये स्क्रीन काफी दूर में रखा गया है, तो उस केस में हम क्या कंसीडर करते हैं कि ये जो दो रे है वो क्या है हो रही है, वो पैरेलली जा रही है। तो उस केस में जो डेल्टा x हो जाएगा हमारा, वो सिंपली क्या आ जाएगा, d साइन थीटा, d साइन थीटा, ये आ जाएगा। देखो इसका डेरिवेशन में अगर मैं डीप समझाने जाऊं तो काफी टाइम लगेगा और काफी ज्यादा बड़ा डेरिवेशन भी होगा, तो वो जेई के लिए, नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो सिंपल सी बात है, कंसीडर ऐसे करना है कि ये जो डिस्टेंस है स्मॉल d, दैट इज कंपैरेटिवली वेरी लेस देन द कैपिटल D, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन, such that we can write the path difference delta x between these two waves। यहां से एक वेव है, यहां से एक वेव है, राइट। दो S1 S2 दो अलग सोर्स हो गए, ठीक है। दैट पाथ डिफरेंस वी कैन राइट x इक्वल्स टू d साइन थीटा। समझ में आ रही बात, क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू d साइन थीटा लिख सकते हैं। अब आते हैं बात सेकेंड एजम्पशन पे। सेकेंड, अच्छा ये जो मैं इक्वेशंस लिख रहा हूं ना, छोटे मोटे इक्वेशंस जिसको मैं बॉक्स कर रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, है ना। कभी कभी एकदम डायरेक्ट सवाल पूछ दिया जाता है यहां से, ठीक है। डायरेक्ट सवाल पूछ दिया गया कि एंगल दिया हुआ है, डेल्टा d दिया हुआ है, आपको निकालना है क्या, बस पाथ डिफरेंस। सेकेंड एजम्पशन में हम क्या करें, ये जो y है दैट इज पॉइंट P, इसको हम मान लेते हैं वेरी वेरी लेस देन कैपिटल D, ठीक है। यह है सेकेंड एजम्पशन, मतलब ये जो डिस्टेंस है इसको हमने इतना माना कि इसके कंपैरिजन में काफी छोटा है, तो उस केस में एंगल जो है ये अगर छोटा हो रहा है तो एंगल क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। सो उस केस में जो थीटा है दैट विल बी वेरी स्मॉल, ठीक है। और जब स्मॉल होता है थीटा, तब हम क्या जानते हैं कि tan थीटा हो जाती है बराबर साइन थीटा के, विच इज इक्वल्स टू थीटा ओनली।
ओके हम बहुत बार कंसिडरेशन में ऐसा लिखे कि अगर बहुत ही स्मॉल एंगल हो दैट मीन्स वी कैन कंसिडर tan थीटा को थीटा, या फिर tan थीटा को sin थीटा को थीटा फॉर स्मॉल एंगल। तो फॉर स्मॉल एंगल वी कैन कंसिडर tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा। ओके अब यहाँ पे जो हमारे पास पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, इसके जगह पे मैं d tan थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब d tan थीटा की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, p बाई बी, दैट मीन्स y बाई डी। सो डी वाई बाई कैपिटल D, ये क्या आ गया मेरे पास, पाथ डिफरेंस। क्या आ गया मेरे पास, पाथ डिफरेंस आ गया, dy बाई कैपिटल D। अब फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर करूं, देखो पाथ डिफरेंस डेल्टा x इक्वल्स टू मेरे पास क्या है, dy बाई कैपिटल D। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो क्या कंडीशन था डेल्टा एक्स का, देखो जब हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डेल्टा एक्स हो रहा था एन लैम्डा, क्या हो रहा था, एन लैम्डा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, मुझे क्या पता है डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है एन लैम्डा। सो सिंपली एन लैम्डा इक्वल्स टू डी वाई बाई कैपिटल डी। तो यहां से y की वैल्यू मैं अगर निकालूं तो y क्या आ जाएगा, n कैपिटल D बाई स्मॉल d इंटू लैम्डा। ठीक है, मतलब इसको थोड़ा और अच्छे से सजा के अगर लिखा जाए, दैट मीन्स n इंटू कैपिटल D लैम्डा बाई स्मॉल d। ठीक है, वेयर n इज इक्वल्स टू 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, 0 1 2 एंड सो ऑन, मतलब जब n की वैल्यू 0 होगी 1 होगी 2 होगी, उस समय y की वैल्यू क्या हो जा रही है, क्या हो जा रही है, n मल्टीपल्स ऑफ d लैम्डा बाई 2d। मतलब इसमें अगर मैं y की वैल्यू को अगर n इक्वल्स टू 0 पे पुट करूं तो y मेरा क्या आ जाएगा, 0। y मेरा आ जाएगा क्या, 0। मतलब मुझे पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फर्स्ट मैक्सिमा कहां मिल रहा है, जब y 0 हो रहा है। क्या ये मेरे रिजल्ट से मैच कर रहा है, y यहां पे क्या है, 0 है। मुझे पहला ब्राइट फ्रिंज यानी कि पहला मैक्सिमा मिला, मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। तो इसीलिए सेंट्रल वाला जो है, जिसे हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, वो एक ब्राइट फ्रिंज है, क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, रिजल्ट से हमें पता चल रहा है। ओके, दूसरा कब, n1 वेयर y इक्वल्स टू d लैम्डा बाई स्मॉल d। ये हमारा क्या है, सेकेंड मैक्सिमा है, सेकेंड मैक्सिमा है। ये कब हो रहा है, जब y इक्वल्स टू डी बाई डी ऑफ लैम्डा हो रही है, राइट, d लैम्डा बाई स्मॉल d। देखो ये हमारा आ गया सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, जब क्या हो रहा है यहाँ पे y, ये जो डिस्टेंस है y यहां से यहां तक की, ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये क्या हो रही है, डी वाई बाई डी लैम्डा बाई डी। ठीक है, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो ये हमने क्या जाना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जाना। अगर मैं यहां पे कंसीडर करूं, डेल्टा एक्स क्या हो रही है, डी वाई बाई कैपिटल डी फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस यहां पे क्या हो रहा था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब हम कर रहे थे, तो देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डेल्टा एक्स आई थी n पाई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डेल्टा एक्स क्या आई थी, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। इस टाइप का आया था इक्वेशन, सॉरी यहां पे n लैम्डा था, यहां पे n लैम्डा था, एंड यहां पे क्या था, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो वही चीज यहां पे पुट करता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया था, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। यहां पे क्या था, n लैम्डा था। तो वैल्यूज पुट करो, देखो यहां पे डेल्टा एक्स के जगह पे हमने क्या पुट किया है, देखो 2, अच्छा ये n है, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू डी वाई बाई कैपिटल
डी। ठीक है, इसे डिफरेंशिएशन का डी वाई मत समझ लेना, दिस इज स्मॉल डी, दिस इज वाई। ओके, अब देखो क्या हो रही है यहाँ पे, y की वैल्यू हमें चाहिए, तो y क्या आ जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा, ये कैपिटल डी ऊपर, नीचे आया क्या स्मॉल डी, और यहाँ पे क्या आ गया लैम्डा। तो मतलब y जब हो रहा है ऑड मल्टीपल, क्या ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई, अच्छा ये 2 भी तो रहेगा ना, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 इंटू डी बाई कैपिटल स्मॉल डी, तब क्या हो जा रहा है, हमें मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस केस में अगर मैं, अच्छा यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होती है 1 2 3 एंड सो ऑन। समझ में आ रही है ना बात, 1 2 3 एंड सो ऑन। यहां पे आप देखो n की वैल्यू मैं अगर 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 1, सो 2 माइनस 1, यहां पे मुझे पूरे इस टर्म की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी d लैम्डा बाय 2d। तो ये हमारा क्या केस है, ये हमारा फर्स्ट मिनिमा का केस है, फर्स्ट मिनिमा का केस है। फर्स्ट मिनिमा यानी कि ये वाला जो डार्क फ्रिंज आ रहा है यहाँ पे, डार्क फ्रिंज को मैं येलो कलर से दिखाता हूं, ये देखो ये जो डार्क फ्रिंज है ये मेरा क्या है, फर्स्ट मिनिमा का केस है। क्या किया मैंने यहाँ पे, n की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, d लैम्डा बाय 2d। ठीक है, फर्स्ट मिनिमा का केस है। इसी तरह से ऊपर बढ़ेंगे तो ये सेकंड मिनिमा, ये थर्ड मिनिमा, ये फोर्थ मिनिमा, इस तरह से आ जाएगी। तो ये जो इक्वेशंस हमारे पास आ रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपली आपसे कह देगा कि आप 11th मैक्सिमा निकालो या फिर 11th ब्राइट फ्रिंज निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, तो 11 पुट करेंगे n के जगह पे, हमें ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगा। ठीक है, इतनी सी ही बात है। अब आगे बढ़ते हैं और फ्रिंज विड्थ को समझते हैं। तो अगर हमने मैक्सिमा मिनिमा ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज समझ लिया है, तो फ्रिंज विड्थ समझना बहुत मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये स्क्रीन बना रहा हूँ जहां पे मुझे मिल रहा है क्या, डार्क और ब्राइट फ्रिंज। तो पहले मुझे यहाँ पे मिल रहा था क्या, पहला ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, इसी तरह से नीचे ब्राइट फ्रिंज मिल रहे थे। अब कलर में चेंज करके येलो से लिखता हूं क्या, डार्क फ्रिंज। तो ये बीच में मिला क्या, ये डार्क फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज। ठीक है, तो फ्रिंज वृत्त क्या कहता है, फ्रिंज वृत्त का मतलब ये होता है कि दो डार्क फ्रिंज या फिर दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस, मतलब या तो यहां से यहां तक या फिर यहां से यहां तक, ये क्या होती है फ्रिंज वृत्त, जिसे हम डिनोट करते हैं बीटा से। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी लैम्डा बाई डी। ठीक है, ये क्या होती है फ्रिंज विड्थ, लैम्डा डी या फिर डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। क्योंकि इसकी अगर देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डार्क ब्राइट फ्रिंज पहला हमारे पास कब आ रहा था, जब ये हो रही थी वैल्यू इसकी 0, यानी कि इसकी वैल्यू 0 बोले तो y इक्वल्स टू 0 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास y इक्वल्स टू 0 आया। दूसरा वाला ब्राइट फ्रिंज हमें क्या मिला, जब n हुआ 1 तब y क्या था, y इक्वल्स टू था d लैम्डा बाई स्मॉल d। ठीक है, तो यहाँ से ये y1 है, राइट, ये क्या है d लैम्डा बाई स्मॉल d। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, क्या होगी, ये y है, ये y1 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y1 माइनस y0, दैट मीन्स d लैम्डा बाई स्मॉल d। सेम सिमिलर केस होगा इसके टर्म्स में, ये कौन सी पोजीशन पे आया, ये कौन सी पोजीशन पे आया, देख लेंगे तो दोनों का डिफरेंस करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, फ्रिंज वृत्त मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, फ्रिंज वृत्त मिल जाएगा। ओके, तो ये चाहे फ्रिंज वृत्त की मैं अगर डेफिनेशन लिखूं, सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज, कुछ भी, दोनों का ही फ्रिंज विड्थ सेम होगा, फ्रिंजेस। ठीक है, समझ में आ रही है ना, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। एक और आ जाती है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, मतलब यहां से जो है एक एंगल बन रहा था थीटा,
राइट। एक थीटा एंगल हमने बनाया था ना किसी भी एक पॉइंट P पे, देखो इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे ये जो थीटा एंगल बनाया था, तो अगर वो थीटा एंगल का एंगुलर फ्रिंज विड्थ मतलब क्या, यहां से कोई एक ब्राइट फ्रिंज में है, यहां से कोई एक ब्राइट फ्रिंज में है, तो ये सपोज थीटा बीटा है, ये भी थीटा बीटा है, तो ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा बीटा को हम लिख सकते हैं लैम्डा बाय स्मॉल डी से। किससे? लैम्डा बाय स्मॉल डी से। इसे कहते हैं क्या? एंगुलर फ्रिंज विड्थ, सॉरी, ओके। तो यही था भाई यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे हमने ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस भी पता कर लिया, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, या फिर डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस। डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज कब कब हो रही है उसका कंडीशन भी हमने निकाल लिया, लेकिन दो अजम्पशन के साथ। अजम्पशन क्या है? एक ये है और एक ये है, दो अजम्पशन के साथ। ओके, तो यही था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इंटरफेरेंस होने का कुछ कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशंस क्या है यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि इंटरफेरेंस एक सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न पता चले, इसके लिए इंटरफेरेंस होने के लिए क्या कंडीशन है वो देखते हैं। कि एक पहला कंडीशन आना चाहिए कि लाइट आर फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज दैट आर नीडेड, ठीक है, कोहेरेंट सोर्स। दूसरा, एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटीज मस्ट बी नियरली इक्वल टू द to produce sufficient contrast between maxima and minima। मतलब इस तरह का एम्पलीट्यूड या फिर इंटेंसिटी होना चाहिए ना कि ब्राइट फ्रिंज आया और फिर एकदम से डार्क आए, ऐसा मतलब एक कुछ हेजीनेस ना आए, बहुत एकदम क्लियर पिक्चर आए, इस टाइप से, ठीक है। तो ये आप अगर आप फिजिक्स में आगे बढ़ते हो या फिर ऑप्टिक्स को लेके आगे बढ़ते हो तो आपको ये एक्सपेरिमेंट सब करने को मिलेंगे। ओके, now the source must be small enough so that it can be considered as point source। ये जो सोर्स था S1 S2 जहां से ये वेव फ्रंट हमने बनाए थे, तो ये वेव फ्रंट कब पॉसिबल है? स्फेरिकल वेव फ्रंट जब पॉइंट सोर्स होगा। तो ये एक कंडीशन है कि इतना छोटा होना चाहिए कि इससे हम पॉइंट सोर्स कंसिडर कर सके। तो जनरली जो ये सोर्स होती है ना, ये जो स्लिट डिफरेंस होती है ये एकदम मिलीमीटर में होती है, और ये जो स्क्रीन की जो डिफरेंस होती है ये कुछ 10-20 मीटर्स में होती है। ओके, तो इसीलिए इसके केस में इसको हम बहुत ज़्यादा मैसिव मानते हैं। ओके, नाउ इंटरफेरिंग सोर्सेस मस्ट बी नियर इनफ टू प्रोड्यूस वाइड फ्रिंजेस, राइट। The source and screen must be far enough to produce wide fringes। Wide fringes नहीं मिलेंगे मतलब तो हमें पता नहीं चलेगा कि डार्क कहाँ पे खत्म, ब्राइट कहाँ पे खत्म हो रहा है, डार्क कहाँ से स्टार्ट हो रही है। ओके, द सोर्स मस्ट एमिट लाइट एट द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन चेंज नहीं होना चाहिए, स्टेट ऑफ पोलराइजेशन चेंज नहीं हो। अब ये पोलराइजेशन क्या है ये हम इसके नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। ओके, नाउ द सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक। सिंगल वेवलेंथ का सोर्स होना चाहिए, मोनोक्रोमैटिक। एक ही सोर्स में बहुत सारे वेवलेंथ रहेगा तो इंटरफेरेंस नहीं होंगे। ओके, सो ये थे कुछ कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने वेव ऑप्टिक्स का पहला पार्ट खत्म किया है। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। तो इसी तरह के आपको वीडियोस के लिए लर्नो हब के साथ आपको बने रहना है, क्योंकि आपको पता है लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।